आपने ये झूठ क्यों बोला माहिर से? गुलमीना बेगम नवाजुद्दीन के साथ बेंच पर बैठ गईं। माहिर की हालत अब बेहतर थी, लेकिन उसे अभी अस्पताल में ही रखा गया था। तुम इस वक्त अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। जो मुझे सही लगा मैंने किया। अपने छोटे साहबजादे की फिक्र करो जो अभी तक घर वापस नहीं आया। नवाजुद्दीन गुलमीना बेगम पर ही भड़क उठे। प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी। अल्लाह के अजाब को दावत दी है आपने। मत करें ऐसा आप। अभी भी वक्त है, माहिर को सच बता दें। तुम अपने दीन के सबक ना अपने पास रखो, और अगर तुमने अपनी जुबान खोली ना तो तलाक देकर इस घर से ही दफा कर दूंगा तुम्हें। वो कहते हुए अंदर कमरे की जानिब बढ़े थे। भाई, आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गए? माहम माहिर के पास ही खड़ी थी। जब से उसे होश आया था वो उसके साथ ही मौजूद थी, जबकि नवाजुद्दीन और गुलमीना बेगम बाहर बैठे थे। जिसको आप शिद्दत से चाहें, वो आपकी मोहब्बत, आपकी वफ़ाओं का सिला इस तरह से दे जिस तरह मुझे मायदा ने दिया है। जब आपके जीने की वजह ही को छीन लिया जाए, जब आप अपनों के ही रवैयों के हाथों बर्बाद हो जाएं, तो उस वक्त इंसान के पास यही सूरत बाकी रहती है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। पर भाई, ये तो बुज़दिल लोग करते हैं और आप तो बहुत बहादुर हैं। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? नवाजुद्दीन अंदर आते हुए बोले। कुछ नहीं बाबा, माँ मुस्कुरा कर बोली। अच्छा, तुम ज़रा अपनी माँ के पास बाहर जाओ, मुझे माहिर से कुछ बात करनी है। जी बाबा, वो कहते हुए बाहर निकल गई। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम शाम तक डिस्चार्ज कर दिए जाओगे। देखो माहिर, अब तुम उस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को इस तरह तो बर्बाद मत करो ना। वो अपने गंदे करतूतों के साथ ही कब्र में दफन हो चुकी है। बाबा प्लीज़ उसका जिक्र मेरे सामने भी मत करें। अयाज इस वक्त जेल में है। तुम्हें अस्पताल लाने के बाद ही मैंने पुलिस को कॉल कर दी थी। और उसकी माँ माँ से हमें कोई मतलब नहीं है, और ना उसकी बहन से। जैसे ही तुम तंदुरुस्त हो जाओगे मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। बाबा, मैं जरताशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आज से आपका हर फैसला मंजूर है। नवाजुद्दीन ने खुश होकर माहिर के माथे पर बोसा दिया था। इतना बड़ा बाजार। वो गर्दन ऊपर करते हुए मॉल को देखते बोली। यारम, ये बाजार नहीं है, ये मॉल है, शॉपिंग मॉल। यहाँ कपड़ों से लेकर मेकअप तक हर चीज़ मौजूद है। जरार उसके करीब चलता हुआ बोला। ओह अच्छा, तो बाजार ही हुआ ना। अब वो दोनों अंदर मॉल की तरफ बढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक स्टेयर्स देखकर यारम वहीं रुक गई। क्या हुआ, चलो। जरार उसका हाथ खींचते हुए बोला। ये क्या बला है, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। यारम, सब देख रहे हैं, चलो यहाँ से। जरार आंखें दिखाते हुए बोला। नहीं, हम कहीं और से चलते हैं जहाँ ये ना हो। यारम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और देखो, सब जा रहे हैं ना इस पर से, किसी को कुछ नहीं हो रहा। जरार उसको मुसलसल आगे की जानिब खींच रहा था, लेकिन यारम हिलने का नाम न ले रही थी। तो आखिरकार जरार साहब ने अपनी जोजा मोहतरमा को गोद में उठाया और स्टेयर्स की तरफ बढ़ा। जरार, सब देख रहे हैं, नीचे उतारे मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर आवाज़ आई ना तो यहीं से फेंक कर चला जाऊंगा तुम्हें। बहुत बुरे हैं आप जरार। मोहतरमा, आंखें खोल लें, अब हम आ गए हैं ऊपर। जरार यारम को नीचे उतारते बोला। सब हमें देखकर चीख क्यों रहे हैं? सब मुझे तमगाए जुर्रत से नवाज रहे थे कि इतनी बड़ी भैंस को लेकर मैं कैसे जा रहा था ऊपर। जरार, आप मुझे भैंस कह रहे हैं? मैंने नहीं कहा था कि मुझे उठाएं। हाँ तो वही छोड़कर आ जाता क्या, जाहिल लड़की। अब चलो। वो उसका हाथ पकड़ता उसे बुटीक में ले गया। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद अब वो फूड कॉर्नर पर मौजूद थे। क्या खाओगी? साग और मकई की रोटी मिल जाएगी यहाँ से, और अगर साथ लस्सी हो जाए तो क्या ही बात है। दिमाग सेट है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं मिलता यहाँ। तो और क्या मिलता है? वेट, मैं ऑर्डर करता हूँ। जरार मेन्यू कार्ड की तरफ देख कर बोला। कुछ देर बाद टेबल पर चाइनीज राइस, पास्ता, रोस्टेड चिकन, सलाद और रायता वगैरह लाकर रखा गया। इधर देखो, सबसे पहले ये रुमाल अपनी गोद में रखो। जरार उसे समझाने लगा। फिर इसे खाने के लिए चम्मच इस्तेमाल करो। अल्लाह ने हाथ किस लिए दिए हैं फिर? यारम, यहाँ सब इसी तरीके से खाते हैं, थोड़ा मुहज्जब तरीका कार। खाना चम्मच से भी हलक में ही जाना है और हाथों से भी। यारम, बहस खत्म करो। अच्छा ठीक है। चावल तो फीके हैं, कोई जायका नहीं। यारम जरार की तरफ देखकर बोली। जो भी है तुम्हें खाना पड़ेगा। ठीक है, ये अंग्रेजी खाना खाकर अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो आप जिम्मेदार होंगे। हाय लक, कहाँ फंस गई मैं। पाकिस्तानी खाने खत्म हो गए थे जो अब ये गोरों की खुराक खानी पड़ रही है मुझे। यारम, ओवर एक्टिंग बंद करो और खाना खाओ। माहिर सेहतयाब होकर घर आ गया था। उस वक्त वो और नवाजुद्दीन जेल में मौजूद थे।
अय्याज को पहले ही डरा धमका कर समझा दिया गया था। तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जी साहब, दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी यहीं पर कब्र बना दूं। वो लड़की और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे। वो दिल में खुद को कोस रहा था। उसके गुनाहों की तादाद मजीद बढ़ती जा रही थी। पर अफसोस, जायदाद तो फिर भी तुम दोनों को नहीं मिल सकी। कत्ल क्यों किया तुमने उसका? वो सारा सच आपको बताना चाहती थी। शायद रहम आ गया था उसको आप पर, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे मार दिया। तुम्हारी माँ कहाँ है इस वक्त? वो एक रिश्तेदार के घर रहने चली गई हैं। यारम और जर्रार के बारे में पता है बाबा को? नहीं साहब, आप मत बताइएगा, वरना वो मेरी बहन को जान से मार देंगे। उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं, वो मासूम है। अय्याज रोते हुए बोला। जैसे तुम मासूम हो वैसे वो भी होगी। अगर मेरे भाई को जरा सा भी दुख या कोई नुकसान पहुंचा ना, तो तुम्हारी बहन की जान तो मैं खुद ले लूंगा। वो कहते हुए वहां से जा चुका था। ऐ मेरे मालिक, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बहन को ना देना। अय्याज ऊपर की तरफ देखता हुआ बोला। ये ड्रेस पहन कर आओ। वो यारम को एक खूबसूरत पिंक और पिस्ता कलर की मैक्सी देते हुए बोला। लेकिन क्यों? ये बहुत भारी है, मैं पहनकर बाहर नहीं जा सकती। हम कहीं नहीं जा रहे बेगम साहिबा, तो फिर क्यों पहनूं इसे? एक तो तुम इतने सवाल करती हो, जो कहा है वो करो। अच्छा, जा रही हूँ जरार। जरार बालकनी में खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर में यारम ड्रेस चेंज करके बाहर आई और उसको देखकर वो खोस आ ही गया। जरार, कैसी लग रही हूँ मैं? वो उसके करीब आता हुआ उसके बालों को जूड़े से आज़ाद करता उसे अपने हिसार में ले चुका था कि अचानक वो करीब आता उसके माथे पर लब रख चुका था। अच्छा, एक मिनट। वो मोबाइल उठाते बोला। जरार ने यारम की कुछ तस्वीर क्लिक की। माहिर और जरताशा की मंगनी का फंक्शन जारी था। घर में ही एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी। जरार को नवाजुद्दीन कई बार कॉल कर चुके थे, लेकिन उसका तो फ़ोन मुसलसल ऑफ आ रहा था। माहिर ने भी कुछ नहीं बताया था। वो चाहता था कि जरार खुद आकर सच्चाई बताए। मंगनी की तकरीब खत्म हो चुकी थी। सब मेहमान जा चुके थे। माहिर सबसे मिलकर अपने कमरे में जा चुका था। मायदा की कुछ तस्वीरें जो उसके फ़ोन में अभी भी सेव थीं। मैं अब तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बर्बाद नहीं करूँगा। मैं भूल गया हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे नाम की कोई लड़की भी आई थी। कुछ दिनों में मैं अमेरिका जा रहा हूँ और वापस आकर जरताशा से शादी करूँगा और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। उसने कहते हुए मायदा की तमाम तस्वीर डिलीट करी और जरार को कॉल मिलाई। जरार की नई सिम का नंबर उसके पास मौजूद था। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? अय्याज ऐसा नहीं कर सकता। तुम इसलिए कह रहे हो कि यारम उसकी बहन है? नहीं भाई, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। प्लीज़ जरार, तुम्हें अपनी मंगनी के बारे में बताने के लिए कॉल की थी। मैंने जरताशा से मंगनी कर ली है। क्या? भाई, ये वही लड़की है ना जिससे आपको शदीद नफरत हुआ करती थी? जरार, मैं अब मामा बाबा के तमाम फैसलों पर सर खम करूँगा। आगे ही अपनी मर्जी करके मैंने खुद को यहाँ तक पहुँचा दिया। तुम भी उसकी बहन से बच कर रहना, ये ना हो कि वो भी तुम्हारे साथ कोई गेम ही खेल रही हो। भाई, यार ऐसी नहीं है। मैं एक हफ्ते तक अमेरिका जा रहा हूँ। कुछ अरसा वहाँ रहना चाहता हूँ। लेकिन भाई, यूँ अचानक। हाँ, मैं कुछ वक्त तन्हा रहकर इस ज़िंदगी को गुजारना चाहता हूँ। तुम यारम के बारे में कब तक घर वालों को बताओगे? अभी फ़िलहाल नहीं। आप अगर मुझसे मिलने खुद आ जाएं तो अच्छा होगा। ज़रार, अब बस करो ये सब और वापस आ जाओ। मुझसे मामा बाबा की परेशानी नहीं देखी जाती। भाई, मुझे जब मुनासिब लगेगा मैं तब वापस आऊँगा। यारम, यार नाश्ता कब बनेगा? वो किचन में दाखिल होता उसके गिर्द बाजू हाइल कर चुका था। जरार, बस 5 मिनट। ये क्या, तुमने मेरे लिए ऑमलेट नहीं बनाया और ना ही कॉफ़ी? आज आप मेरे साथ देसी घी के पराठे खाएंगे और साथ मैंने साग को तड़का लगा दिया है। यारम, तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह हाथी बन जाऊं? नहीं खाऊंगा मैं ये सब। वो उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोला। एक दिन खाने से आप हाथी नहीं बन जाएंगे। वो उसकी नाक खींचते हुए बोली। बहुत ही जिद्दी हो तुम। आपकी मोहब्बत का असर है। अच्छा। वो पड़े हुए आटे के बाउल में से थोड़ा सा निकाल कर उसके चेहरे पर लगा चुका था। जरार, वो कहते हुए उसकी तरफ बढ़ी। जी मेरी जान। उसकी आंखों को नजराना पेश करते हुए बोला। माहिर अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। वो जरार से मिले बगैर ही आ गया था। वो यारम की वजह से जरार से मिलने नहीं गया था। बुकिंग करवाते हुए वो कुछ देर इंतजार करता साइट पर खड़ा हो गया। अब मैं अपने आप को इस कदर बर्बाद कर दूंगा और उन सब लोगों को भी जिसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ।
कुछ देर में ही बैठकर वो गाड़ी पर घर पहुंच चुका था। ये घर उसकी अपनी मिल्कियत थी। यहाँ वो अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन इस बार वो लंबे अरसे के लिए आया था। मोबाइल पर रिंग हुआ। जरताशा का नंबर देखकर माहिर ने गुस्से से कॉल उठाई। बोलो, क्यों कॉल की है? क्या मतलब माहिर? होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी। सॉरी जरताशा, दरअसल इतने लंबे सफ़र से आया हूँ इसलिए थक गया हूँ। अच्छा, 2 साल के लिए तुम मुझे छोड़ कर गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, मंगनी तुम्हारी मुझसे हो चुकी है। किसी और लड़की की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बार माफ़ नहीं करूँगी। अगर मुझे छोड़ कर गए तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथों होगा। जरताशा ने कहते हुए फ़ोन काट दिया। माहिर ने फ़ोन बेड पर फेंका और फ्रेश होने चला गया। माहम की शादी की तैयारियां हो रही थी। माहिर को बहुत कहा गया कि वो शादी अटेंड करके जाए, लेकिन वो नहीं माना। जरार का भी कोई अता पता नहीं था। शादी के सारे इंतजामात नवाजुद्दीन खुद ही देख रहे थे। यारम, मेरे कपड़े प्रेस हुए कि नहीं? जरार कहता हुआ कमरे में आया। बस 5 मिनट। कहाँ जाना है आपको जो इतनी जल्दी में मुझसे कपड़े इस्त्री करवा रहे हैं? यारम, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी जा रही हो। वो उसके गालों को नरमी से छूता हुआ बोला। कहाँ? अपने घर। अपने घर मतलब उस हवेली में? उस हवेली का क्या मतलब है? वो हमारा घर है और हमें वहीं जाना है यारम। माहम की शादी है, भाई भी नहीं है तो कोई तो होना चाहिए ना वहाँ पर। माहिर भाई कहाँ गए हैं? वो मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने ही कॉल करके मुझे कहा है कि मैं वापस चला जाऊँ। लेकिन ज़रार, मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? मेरे होते हुए डर? ज़रार खान के होते हुए फिक्र ना करो। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। टेंशन? अब ये क्या अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ढूंढ कर लाए हैं आप मेरे लिए? तुम छोड़ो ये सब, तुम बाकी का सामान पैक करो, मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। माहिर उस वक्त क्लब में मौजूद था। सिगरेट के कश लेते हुए वो इधर उधर देखते हुए डांस फ्लोर पर पहुंच चुका था। जब इंसान को सारे दरवाजे बंद नज़र आते हैं तो वो अल्लाह की तरफ रजू क्यों नहीं करता? इन दुनियावी चक्रों में पड़कर अपनी ज़िंदगी को क्यों जहन्नुम बना लेते हैं? जिस रब ने आपको मुश्किल में डाला, वो आपको इन मुश्किलात से निकालने पर भी कादिर है। बात तो सिर्फ यकीन की है। सुबह के 4 बज चुके थे। माहिर वहीं कोने पर बैठा था। अपने अंदर के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। माहिर ने मुश्किल से आंखें खोलकर फ़ोन पिक किया। माहिर, कैसे हो? जरताशा की आवाज़ सुनकर उसका मूड मज़ीद ख़राब हुआ। हाँ बोलो, तुम हमेशा मुझसे उकता कर क्यों बात करते हो? जरताशा, कॉल क्यों की है? ऐसे ही दिल कर रहा था। मुझे यहाँ और भी काम होते हैं, तुम्हारी तरह फारिग नहीं होता। माहिर कहते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो गाड़ी तक पहुंचा। मुश्किल से ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जरार यारम को लेकर हवेली पहुंच चुका था। घर के सारे मुलाजिम उन दोनों को यूं साथ देकर हैरान रह गए। हवेली को अच्छी तरह से सजाया गया था। आज माहम की बारात थी। यारम जरार के पीछे चल रही थी। घर में दाखिल होते ही सामने नवाजुद्दीन और गुलमीना बेगम खड़े थे। बारात का फंक्शन रात का था। माहम भी अभी घर पर ही थी। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। नवाजुद्दीन यारम को देखकर परेशान हो गए। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बाबा, मैंने और यारम ने निकाह कर लिया है और अब ये मेरी बीवी है और इस घर की बहू। जरार ने यारम का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे इसी बात का डर था। देख लो गुलमीना बेगम, आज तुम्हारे बेटे ने एक मुलाजमा को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यारम का खौफ मजीद बढ़ने लगा। माहम भी जरार की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आई। तुम उस शख्स के कातिल तुम उस कातिल शख्स की बहन हो। तुम उस कातिल शख्स की बहन को इस घर की बहू बना कर ले आए हो, जिसने तुम्हारे भाई की, इस घर की खुशियों को बर्बाद किया है। नवाजुद्दीन चीखते हुए बोले। बाबा, इसमें यारम का तो कोई कसूर नहीं था ना। जो किया उसके भाई ने किया। जो भी हो, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। ठीक है, मैं इसको लेकर चला जाता हूँ, क्योंकि जहाँ यारम होगी वहीं मैं रहूँगा। जरार यारम की तरफ देखते हुए बोला। रहने देना, अब बस भी करें। आप क्या चाहते हैं? माहिर की तरह ये भी घर छोड़कर चला जाए? माहम की शादी है, जरार का यहाँ होना ज़रूरी है। गुलमीना बेगम नवाजुद्दीन से मुखातिब हुई। मम्मा बाबा ठीक कह रहे हैं। मम्मा बाबा ठीक कह रहे हैं। ये लड़की और इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती है। इस घर की बहू आप फ़ौरन निकालें इसे। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं ये 2 टके की मुलाजमा अपनी भाभी के रूप में। बकवास बंद करो माहम। और वैसे भी तुम इस घर से जा रही हो, तुम्हें यारम को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता।
بہت اچھی طرح سے قابو کیا ہے تم نے بھائی کو، یہ تو میرے زرار بھائی رہے ہی نہیں، ماہم چلاتے ہوئے بولی۔ زرار خاموشی سے یارم کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہم کی رخصتی ہو گئی تھی۔ یارم شیشے کے سامنے کھڑی جھمکے اتار رہی تھی۔ بلیک کلر کی میکسی میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گھر کی بھاگ دوڑ میں زرار یارم کو ٹھیک سے دیکھ ہی نہ سکا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ٹاول سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ یارم کی طرف بڑھا۔ بہت دلنشیں لگ رہی تھی تم آج، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوتا، وہ اس کی رنگین آنکھوں میں کھو چکا تھا، اور جو آج بے عزتی ہوئی وہ پلکیں جھکا کر بولی، یارم یہ مشکلات اور آزمائشیں ہم دونوں کے لیے ہیں، اس کا مقابلہ ہمیں مل کر کرنا ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارا یہ خان ہے نا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہوا خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ آپ کے سہارے ہی تو چپ ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے، وہ زرار کے سینے پر آنسو کے موتی گراتے ہوئے بولی۔ زرار، ایاز بھائی نے کون سا قتل کیا ہے؟ کس قتل کی بات کر رہے تھے؟ یارم میں تمہیں سب بتا دوں گا، ابھی فی الحال ماہم کی شادی کی تقریبات مکمل ہو جائیں، اس کے بعد میں تمہیں خود ایاز سے ملوانے لے جاؤں گا۔ ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے، لیکن ماہم کی نندیں ہیں نا، بار بار آپ کی طرف دیکھ رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ آنکھیں نکال لوں ان سب کی۔ اچھا، تو جلن ہو رہی ہے تمہیں ان سے؟ اب میں کیا کروں، میں ہوں ہی اتنا کیوٹ اور ہینڈسم کہ ساری لڑکیاں میرے پیچھے مرتی ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اس نے پاس پڑے پانی کے جگ کو زرار کے اوپر گرا دیا۔